अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना और इसकी मुसन्निफ़ा है निखत अब्दुल्ला। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 4। हेलो मिसिस शहरोज़ अहमद। साकिब हसन के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि उसकी आंखें झिलमिलाने लगी और उसके रोकते रोकते भी वो रो पड़ी। बेवकूफ़, ये क्या कर रही हो। वो परेशान हुआ और दबी दबी आवाज़ में उसे रोने से मना किया तो उसने सारे आंसू रुमाल में जज्ब कर लिए। ये बताओ, खाने से पहले क्या लोगी। वो उसका मूड ठीक करने के लिए पूछने लगा। फिर उसका जवाब सुने बगैर वेटर को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा। फिर उसकी तरफ देखते हुए बहुत संजीदगी से बात करने लगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हसूल के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं आया। वो फ़ौरन बोल पड़ी। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करता। फौरी तौर पर दौलतमंद नहीं बन सकता था और मेरी मौजूदा पोजीशन तुम्हारी वालदा के लिए काबिल कबूल नहीं थी। फिर एक यही रास्ता मेरी समझ में आया। मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि दोनों मिलकर इस मसले का कोई हल सोचें, लेकिन मैं तुम्हारी राह देखता रहा और तुम फिर लौटकर उस रास्ते पर नहीं आई जहाँ मैं घंटों तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा रहता था। अम्मा को जाने क्या शुबा हुआ कि उन्होंने उसी दिन मेरा कालिज छुड़ा दिया जिस दिन तुम्हारी अम्मा और अनीला आई थी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था और फिर अपने तौर पर मैंने जो सोचा उस पर अमल भी कर डाला। यकीन करो, मैंने बहुत मुश्किल से शहरोज़ अहमद को इस बात पर आमादा किया कि वो तुमसे निकाह कर ले। वो तो किसी तरह मान ही नहीं रहे थे, बल्कि पहली बार तो मेरी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़ गए थे। उन्हें मेरी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। बहरहाल पूरा 1 हफ़्ता लगा उन्हें इस बात पर राज़ी करने में। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, मैं क्या करता रबिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये ख्याल कि तुम मेरी नहीं हो सकती मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रहा था। अब भी तो मैं तुम्हारी नहीं हूँ। हो नहीं, लेकिन ये इत्मीनान तो है कि मेरी हो जाओगी। और यकीन करो, जब तक मुझे ये इत्मीनान नहीं मिल गया था तब तक मैं हर बात से बेगाना था, बल्कि दीवाना हो गया था। बस यही कसर रह गई थी कि लोग हाथों में संग उठा लेते। अपनी आखिरी बात पर शायद वो महजूज हुआ था कि हल्के से हंस दिया, जबकि वो उसी तरह संजीदा थी। पूछने लगी, अब तुम्हारा क्या इरादा है। मैं इसी हफ्ते किसी भी दिन चला जाऊंगा। मेरा सब काम ओके हो गया है, बस सीट ओके करवाने की देर है। फिर आओगे कब। बहुत जल्द, मेरा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। 2 साल, वो होल कर बोली। 2 साल पलक झपकते में गुजर जाएंगे रबिया, तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम हर फिक्र से आज़ाद होकर जा रहे हो। मेरे बारे में सोचा है कि मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड है। क्या मतलब। उसे जैसे उसकी बात समझ ना आई थी। एक ऐसे शख्स के साथ रहना जिससे मेरा कोई नाता नहीं, आसान है क्या। और फिर क्या सोचेंगे शहरोज़ अहमद कि मैं उनके घर में रहकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और अगर शहरोज़ के अलावा किसी को ये बात मालूम हो गई तो। तुम ख्वामखा अंदेशों में मत घिरो रबिया, वो उसे समझाते हुए कहने लगा। ये बात हम तीनों के सिवा किसी को नहीं मालूम और ना होगी। मैं तुम्हारी खातिर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, मैंने शहरोज़ अहमद से बात कर ली है। मेरी वापसी से 2-3 महीने कबल वो तुम्हें तलाक दे देंगे। फिर मैं यहाँ आते ही तुमसे शादी कर लूँगा। उसके खामोशी से देखने पर कहने लगा, मेरा ख्याल है उस वक्त तुम्हारी अम्मा इनकार नहीं करेंगी, क्योंकि एक तो मैं उनके मेयार के मुताबिक बन कर आऊँगा, दूसरे उन्हें अपनी तलाक याफ्ता बेटी के लिए रिश्ते की तलाश होगी। मोहब्बत अंधी होती है ये तो सुना था, लेकिन कोई मोहब्बत में इस हद तक जा सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। वह अफसुर्दगी से मुस्कुराई। साकिब हसन, मेरे माथे पर तलाक का लेबल लगते ही जो अफसाने बनेंगे उनके बारे में क्या ख्याल है। बेवकूफ़, ये सब वक्ती बातें होती हैं, फिर बहुत जल्द लोग भूल जाते हैं। और जब हम दोनों खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे तो वही लोग जो बातें बनाएंगे फिर हमारी ज़िंदगी पर रश्क करेंगे। शायद तुम ठीक कहते हो, शायद नहीं, यकीनन। लेकिन ये तो बताओ, इन 2 सालों में मैं क्या करूं। और जवाब में उसने वही बातें दोहराई जो अक्सर उसके पूछने पर कहा करता था। तुम तो बस इतना करना मेरी जान के मेरे हवाले से अच्छे अच्छे ख्वाब सजाना, और तुम्हारी आंखों में जो मैंने मोहब्बतों के दीप जलाए हैं उन्हें यूं ही जलाए रखना। मैं वापसी में उन्हीं जलते दियों की रोशनी में तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर दूंगा, हसीन ताबीर। ये मेरा वादा है, साकिब हसन का वादा, जो तुम्हारी कसम तुम्हारे बिना ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझता। साकिब हसन का मोहब्बतों से चूर लहजा उसे अपनी गिरफ्त में ले गया। वैसे भी उसने अपनी किताबें ज़िंदगी के इस बाब को बंद नहीं किया था जो दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़ती। हर वर्क सामने था और हर लफ्ज़ वाज़े। सुनो, वो कहने लगा, शहरोज़ अहमद की तरफ से किसी अंदेशे में गिरफ़्तार मत होना। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम पर किसी बात को जताएंगे नहीं। वैसे तुम कोशिश करना कि ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के घर रहो।
लड़कियां मैके जाती ही रहती हैं, तुम भी किसी ना किसी बहाने चली जाया करना। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। बस तो मैं उम्मीद रखूं कि अब तुम आज़रदा नहीं होगी। शहरोज़ बता रहे थे कि तुम बहुत उलझी हुई सी नज़र आती हो। उलझन तो थी और शायद अब भी है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि इन हालात से समझौता कर सकूं। फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालते हुए बोली, मैं वापस कैसे जाऊंगी? मेरा ख्याल है शहरोज़ खुद लेने आएंगे, बल्कि तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि आए या नहीं। वो उठकर चला गया। कुछ देर बाद आकर कहने लगा, शहरोज़ आ चुके हैं, तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद यहाँ से निकलूँगा। फिर बहुत आहिस्तगी से उसका हाथ थाम कर बोला, 2 साल के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उसके होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की और वो बस लम्हा भर को उसकी तरफ देख सकी, फिर फ़ौरन उठकर चली आई। शहरोज़ अहमद गाड़ी लिए मुंतज़िर थे। वो बहुत खामोशी से दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उनके बराबर बैठ गई और वो भी उसी खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करके मेन रोड पर ले आए। आपने क्यों ज़हमत की, ड्राइवर को भेज देते। वो अपनी हथेलियों पर ठहरी नमी टिश्यू पेपर में जज्ब करते हुए बोली। अरे, वो हैरान हुए, आप तो वाकई खासी बेवकूफ़ हैं। क्या मतलब? ड्राइवर से मैंने ये कहकर आपको लेने भेजा था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और अगर वो गाड़ी लेकर आता तो आपकी तन्हा वापसी मशकूक ना होती। वैसे भी इस वक्त अम्मी के सामने हम दोनों को साथ जाना चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या समझे। उनकी वजाहत पर वो अपनी अहमकाना बात पर दिल ही दिल में खासी नादिम हुई, इसलिए कुछ कह ना सकी। मेरा ख्याल है साकिब ने आपको टेंशन से निकाल लिया होगा और अब आप मुझे कसूरवार नहीं समझेंगी। वो कैसेट ऑन करते हुए कहने लगा। कसूरवार कोई भी नहीं है, मैं खुद हूँ, उसने कहा और रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। वो समझ गए वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती, और दूसरा कोई मौजू था भी तो वो उससे क्या बात करते, इसलिए बकिया रास्ता खामोशी में कटा। साकिब हासिल चला गया। जिस रोज़ वो जा रहा था उस रोज़ उसने अपने जाने की इतला उसे फ़ोन पर दी। वो बहुत आज़रदा हो रहा था, उसका लहजा टूटा हुआ था। रबिया, काश मैं हालात का शिकार ना होता, या फिर तुम्हारे घर वाले मुझे अपने ही जैसा समझकर कबूल कर लेते, तो हमारे दरमियान ये वक्ती दूरी भी हायल ना होती। मैं यहीं तुम्हारे आसपास रहकर बेहतर ज़िंदगी के लिए जिद्दोजहद करता, या फिर कहीं जाता भी तो तुम मेरे साथ होती। उसके टूटते लहजे पर रबिया का दिल दुखने लगा था। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ हूँ, लेकिन मसाइल हमेशा तो नहीं रहते ना। बिलाखिर जिद्दोजहद उन्हें मात दे ही देती है, और अब जबकि मैं भी अपने मसाइल को मात देने जा रहा हूँ तो पता नहीं क्यों बजाय खुश होने के मेरे अंदर उदासियों के मौसम घर करते जा रहे हैं। तुम अपने घर से दूर जा रहे हो ना, इसलिए, उसने कहा था। घर से नहीं रबिया, तुमसे। तुम मुझे बहुत याद आओगी। वो कहना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें याद करूंगी, लेकिन अपने आसपास शहरोज़ अहमद को महसूस करके उसने अपने होंठ भींच लिए थे, लेकिन आंखों में उतरते पानी को नहीं रोक सकी थी, जिसने उसकी पलकों को भी नम कर दिया था। तुम रो रही हो? उसकी खामोशी महसूस करके वो पूछने लगा था। नहीं तो, आवाज़ में आंसुओं की आमेज़िश शामिल थी। प्लीज़ रबिया, रोना मत, उसने फ़ौरन टोका, वरना मैं बहुत डिस्टर्ब रहूँगा। उसने पलकों पर उतरी नमी उंगलियों की पोरों पर समेट ली थी, और जब रिसीवर रखकर वो पलटी तो शहरोज़ सोफ़े पर बैठे अपनी कोई फ़ाइल देख रहे थे। वह हकीकतन उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे, लेकिन उसे लगा जैसे उनका रोम रोम उसकी तरफ मतवज्जा हो। वो बेआवाज़ कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई, और उसी शाम उसने शहरोज़ अहमद से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अम्मा के घर जाना चाहती है। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने अम्मी से जिक्र किया और फिर उनकी इजाज़त से खुद उसे अम्मा के घर छोड़ गए थे। आज तीसरा दिन था उसे अम्मा के घर आए हुए, और यहाँ क्योंकि आसपास शहरोज़ अहमद नहीं थे, इसलिए उसकी सोचों पर सिर्फ साकिब हसन काबिज था। गुज़िश्ता 3 दिन से वह ना सिर्फ उसकी संगत में गुजरे लम्हात को सोचती रही थी, बल्कि आइंदा के बारे में भी बहुत कुछ सोच डाला था। इस वक्त भी वह बरामदे में तन्हा बैठी थी। छोटी आपा रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। कलसूम और हुमा अंदर पता नहीं किस काम में मसरूफ़ थीं, और अम्मा मगरिब की नमाज़ पढ़ने की गर्ज से अभी उसके पास से उठकर गई थीं। आंगन में लम्हा ब लम्हा उतरता अंधेरा मलगजे से उजाले को अपनी आगोश में समेटने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई दिनों से सर्दी अपने अरूज पर थी। अभी जाते हुए अम्मा उससे कहकर गई थीं कि वो भी अंदर चली जाए, लेकिन उसे यहाँ बैठना अच्छा लग रहा था। तख्त पोश पर टांगों को ज़रा सीधा करके उसने चादर पैरों पर डाल ली और पुश्त दीवार के साथ लगाई तो एक सर्द लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। इसके बावजूद वो यूं ही बैठी रही। आसपास यादों के जुगनू चमके तो वो हर शय से बेगाना हो गई। पलकें एक दूसरे से गले क्या मिली कि वो ख्वाब जजीरों में भटकने लगी। छोटी आपा किचन से निकल कर आई तो उसे यूं बैठे देख कर ठिठक कर रुक गई। पहले वो यही समझी कि वो बैठे बैठे सो गई है, लेकिन जब गौर किया तो उसकी पलकें हल्के हल्के लर्ज रही थीं, और वो जाने किसके तसव्वुर में खोई हुई थी कि होंठ दिलकश मुस्कुराहट की गिरफ्त में थे। छोटी आपा ने उसका ये रूप कुछ देर तक दिलचस्पी से देखा। उन्हें कदरे हैरत भी हो रही थी, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी वो अफसुर्दा और उलझी हुई नज़र आई थी,
और इस वक्त वो पहली बार उसके चेहरे पर इत्मीनान और होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट देख रही थी। अपने तौर पर उन्होंने यही क्यास किया कि वो हालात से समझौता करके शहरोज़ अहमद को दिल से कबूल करते हुए मुतमईन हो गई है। उन्हें इस ख्याल से खुद भी इत्मीनान हुआ और वो उसे उसके हाल पर छोड़कर अंदर जाने को थी कि उसी वक्त उसने आंखें खोल दी। छोटी आपा को सामने देखकर वो कदरे झींप गई। यहाँ सर्दी में क्यों बैठी हो? छोटी आपा अंदर जाने का इरादा तर्क करके उसके पास बैठ गई। बस यूं ही, वो टांगें समेटती हुई बोली। कुछ देर तक छोटी आपा उसकी तरफ देखती रहीं, फिर उसे छेड़ने की गर्ज से बोली, अभी तसव्वुर में तुम शहरोज़ से बातें कर रही थी। नहीं तो, वो फ़ौरन कह गई। फिर छोटी आपा की सवालिया नज़रों के जवाब में वो सटपटा गई। नज़रें चुराते हुए बोली, छोटी आपा मैं तो बस यूं ही बैठी थी। अच्छा, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। मुझे इंसानों की बहुत ज़्यादा पहचान तो नहीं है, लेकिन शहरोज़ के बारे में मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है। आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं? यही कि गुज़री तमाम बातों को भूल जाओ और अब जबकि एक अच्छा इंसान तुम्हारा शरीक सफ़र है तो अपने दिल में सिर्फ उसी का ख्याल रखो, और यही नहीं बल्कि हमेशा उसके साथ वफ़ादार रहने का अहद भी करो। छोटी आपा वो तवील सांस लेकर बोली, जब गुज़री बातों को भूल जाऊंगी तब आपकी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगी। कदरे तवक्कुफ़ के बाद राजदारी से कहने लगी, एक बात बताऊं, साकिब हसन बाहर चला गया है। तुम्हें कैसे पता चला? छोटी आपा नागवारी से पूछने लगी। एक दिन अनिला से मुलाकात हुई थी, उसने बताया था। छोटी आपा की नागवारी महसूस करके उसने झूठ बोला। देखो रबिया, तुम्हें अब इन बातों से दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। साकिब हसन यहाँ रहे या कहीं भी जाए, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने घर को देखो। उसके सर झुकाने पर कहने लगी, तुम्हारी ससुराल वाले बहुत अच्छे और नेक लोग हैं और ख़ास तौर पर शहरोज़ का माशरे में एक नाम है, मुकाम है। अगर खुदा न खास्ता किसी को भी यह मालूम हो गया कि तुम्हारे दिल में अब भी किसी और का ख्याल है तो वो उसे ना सिर्फ अपनी तौहीन समझेंगे बल्कि। छोटी आपा वो उनकी बात काट गई। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। आप चाहती हैं मैं गुज़री हर बात भुला दूँ? ज़रूर भुला दूँगी, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना। ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन तुम कोशिश भी तो करो। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी आपा, आप फ़िक्र ना करें, वो मुस्कुरा कर बोली। अब उन्हें कैसे बताती कि उसे ऐसी कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। वो ख्वाब सारे जो उसने इस आंगन में बैठकर सजाए थे, कभी फूलों की क्यारी के पास खड़े होकर, कभी गर्मियों की रातों में खुले आसमान तले चारपाई पर सीधी लेटी तो सितारों के झुरमुट को देखते हुए, उन सारे ख्वाबों की ताबीर उसे उस शख्स के ज़रिए से मिलने वाली है जिसके साथ वो उसे वफ़ादार रहने का दर्स दे रही हैं। रबिया, सोफ़िया, अम्मा उन दोनों को पुकारती हुई आ गईं। बेटा, इतनी ठंड में यहाँ कैसे बैठी हो? अंदर चलकर बैठो। चलें छोटी आपा, वो चादर फेंक कर उठते हुए बोली। ज़रा छोटी दोनों को भी देखें क्या कर रही हैं। छोटी आपा भी उठ खड़ी हुई। फिर दोनों अंदर आकर बैठी ही थीं कि अब्बा मियाँ आ गए। उनके आते ही कलसूम और हुमा ने दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। खाने के दौरान ही बस अब्बा मियाँ ने उन सबसे थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद अपने बिस्तर पर चले गए। वो चारों बहनें अब्बा मियाँ को शब्बा खैर कहकर छोटे कमरे में आ गईं। लिहाफों में दुबक कर कुछ देर हंसी मजाक करती रहीं। फिर जब नींद आने लगी तो हुमा ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। सुबह नमाज के बाद जब अम्मा नाश्ता बनाने की गर्ज से किचन में गईं तो वो भी उनके पीछे ही चली गई। उसे देखकर अम्मा कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आ गई? क्यों अम्मा, मेरा यहाँ दाखिला मना है क्या? वो पीढ़ी खींच कर बैठती हुई बोली। नहीं बेटा, मना क्यों है? मैं तो सर्दी की वजह से कह रही हूँ। सर्दी सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है, और आप हटें, नाश्ता मैं बनाऊँगी। ना बेटा। अम्मा, आखिर पहले भी तो मैं बनाया करती थी। पहले की बात और थी, अब तुम यहाँ मेहमान हो। कोई मेहमान नहीं हूँ, बस आप हटें। उसने ज़बरदस्ती अम्मा को वहाँ से उठाकर अंदर भेज दिया और ख़ुद उनकी जगह पर आ बैठी। जब से वो किचन का काम करने की काबिल हुई थी तब से सुबह अम्मा के साथ मिलकर नाश्ता वही बनाया करती थी। उसे इस घर से गए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, फिर भी उसे यूँ लगा जैसे वो एक लंबे अरसे के बाद इस जगह पर बैठी हो। कलसूम और हुमा स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने की गर्ज से किचन में आई तो उसे रोटी पकाते देखकर हैरान हुई। आपी, आप क्यों पका रही हैं? फजूल सवाल करने के बजाय आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। उसने मग में चाय डालकर दोनों के सामने रख दी। बड़ा मज़ा आए जो अभी शहरोज़ भाई आ जाएं। कलसूम नवाला मुंह में रखकर चाय का घूंट लेते हुए बोली। हाँ, कहेंगे मेरी बीवी से बहुत काम करवा रहे हैं, आइंदा नहीं भेजूँगा। हुमा हंसते हुए बोली। वैसे आप ही शहरोज़ भाई हैं बहुत अच्छे, इतने हैंडसम, इतने जीनियस। उसने कोई नोटिस नहीं लिया। ट्रे में अब्बा मियाँ के लिए नाश्ता रखने लगी। आपको खुशी नहीं हुई? हुमा के पूछने पर वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। किस बात की? भाई, हम शहरोज़ भाई की तारीफ़ कर रहे हैं। करती रहो। वो ट्रे उठाकर उन दोनों के दरमियान से निकलती हुई अंदर आ गई। अब्बा मियाँ के सामने ट्रे रखी तो उन्होंने उसे भी अपने पास बिठा लिया और अपने साथ नाश्ता करने पर इसरार किया। अम्मा जल्दी से उसके लिए चाय बनाकर ले आईं तो वो शर्मिंदा हो गई। अम्मा, मैं खुद ही ले आती।
कोई बात नहीं बेटा, चलो अब तुम नाश्ता कर लो। उसने खामोशी से अब्बा मियाँ के साथ नाश्ता किया। फिर क्योंकि अम्मा ने उसे कोई काम करने नहीं दिया, इसलिए वो दोबारा जाकर लिहाफ में घुस गई। उसका सोने का इरादा नहीं था, लेकिन नींद मेहरबान हो गई। दोबारा जब उसकी आँख खुली, काफ़ी दिन चढ़ आया था। छोटी आपा सफाई वगैरह से फारिग हो चुकी थीं। वो बिस्तर से निकलकर बाहर आई तो अम्मा धूप में बैठी नजर आई। उनके साथ बुआ भी थीं, अपने मखसूस अंदाज में सरगोशियों में बातें कर रही थीं। उठ गई बेटा? उसने बुआ को सलाम किया तो उसकी आवाज़ सुनकर अम्मा पूछने लगी। हाँ, मैं सोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे नींद आ गई। वो स्वेटर उतार कर अम्मा के पास ही बैठ गई। बदन को धूप अच्छी लग रही थी। बेटा, शादी हो जाए तो फिर मैके में लड़कियां सिर्फ सोने ही के लिए आती हैं, बुआ कहने लगी। ससुराल में नींद अपनी कहाँ रहती है। मियाँ की नींद सोना और मियाँ की नींद उठना। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो औरत उनके लिए वक्फ हो जाती है। बुआ, आज कैसे आना हुआ? वो इस मौजू से हटने की गर्ज से पूछने लगी। बेटा, तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। और इससे पहले कि बुआ तफसील बताती, छोटी आपा किचन से निकलकर सामने आ खड़ी हुई। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए सोचना छोड़ दें। और बुआ, मैं आपको भी कई बार मना कर चुकी हूँ। फिर आप क्यों हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी का पैगाम लेकर चली आती हैं? मुझे नहीं करनी शादी। और आप सुन लें अम्मा, अगर कोई इस नीयत से हमारे घर आया तो मैं उसे दरवाजे से ही वापस कर दूँगी। सोफिया, अम्मा शायद उन्हें समझाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बात कहकर पैर पटकती हुई अंदर चली गई। तुम्हारी लड़की तो बहुत बदतमीज़ हो गई है, बुआ नाक पर उंगली रखते हुए बोली। नहीं बुआ, वो फ़ौरन बोल पड़ी। छोटी आपा बदतमीज़ नहीं है। असल में अब तक उनके साथ जो कुछ होता रहा है उससे दिल बर्दाश्ता होकर वो ऐसी बातें कह गई हैं। रबिया ठीक कह रही है, अम्मा ने उसकी तायद की। फिर बुआ जो उठने का इरादा कर ही रही थी, अम्मा ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया। अलबत्ता वो वहाँ से उठ आई। अंदर आकर देखा छोटी आपा हस्बे आदत चादर में पनाह गज़ीन हो चुकी थी। वो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन जानती थी इस वक्त ना वो कुछ सुनेंगी ना कहेंगी, और हो सकता है उसे डांट भी दें। इसलिए वो फ़िलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़कर किचन में आ गई। छोटी आपा सब्ज़ी बनाते हुए उठकर गई थी। उसने उनकी जगह संभाल ली। फिर अम्मा के बार बार मना करने के बावजूद उसने ना सिर्फ सब्ज़ी बनाई बल्कि चढ़ा भी दी। फिर चावल निकाल कर चुनने लगी। उसे छोटी आपा के दुख का हमेशा से एहसास रहा था, और इस वक्त भी वो उन्हीं के बारे में सोचते हुए अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। काश मैं छोटी आपा के लिए कुछ कर सकती, उसने सोचा। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने और फिर हारन की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। चावलों की सतह पर उसकी हरकत करती उंगलियां ठहर गईं। फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी और उसने अम्मा को दरवाजे की तरफ जाते देखा। वापसी में शहरोज़ अहमद अम्मा के साथ आ रहे थे। उसने चाहा कि जल्दी से हाथों में पकड़ा चावलों का थाल किनारे पर रख दे और ख़ुद भी दरवाजे की ओट में हो जाए, लेकिन वो बस सोचती रह गई। इधर अम्मा भी उन्हें अंदर ले जाना चाहती थी, और वो पता नहीं किस मूड में थे। अंदर जाने के बजाय वहीं धूप में रखी चारपाई पर आ बैठे, और बैठते ही उनकी नज़र उस पर पड़ी तो हाथ के इशारे से सलाम किया, और वो जो बेख्याली में उनकी तरफ देखी जा रही थी एकदम उठ खड़ी हुई। चावलों का थाल शेल्फ पर रखकर किचन से निकली तो अम्मा उससे कहने लगी, शहरोज़ के लिए अंदर से कुर्सी उठा लाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो फ़ौरन बोल पड़े। अच्छा तो बेटा आराम से बैठो। अम्मा झट अंदर चली गई। वो वैसे भी शहरोज़ के आने से बौखला जाया करती थी। बहुत कम वक्त में चाहती थी कि उनके लिए पता नहीं क्या कुछ कर डालें। इस वक्त भी वो पिछले दरवाजे से पड़ोस के किसी बच्चे को बुलाने चली गई थी। आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाएं, उन्होंने बेहद आम से लहजे में उसे मुखातिब करके कहा तो वो चारपाई के दूसरे सिरे पर जा बैठी। आप इस वक्त कैसे आए, वो यूं ही बात करने की गर्ज से पूछने लगी। हाँ, मेरा इस वक्त आना वाकई अचंभे की बात है। मेरा ख्याल था अभी आप कुछ दिन यहीं रहेंगी, लेकिन अभी ऑफिस में अम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा है मैं इसी वक्त आपको ले आऊँ। वो सर झुकाकर जाने क्या सोचने लगी। अगर आप नहीं जाना चाहती तो। नहीं, मैं चल रही हूँ। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और अंदर जाने को थी कि वो कहने लगे, सुने ज़रा अपना हुलिया ठीक कर लें। जी। वो जल्दी से अंदर आ गई। अपने आप पर नज़र डाली। कपड़े शिकन आलूद थे और दोबारा जब सोकर उठी थी तो मुँह भी नहीं धोया था। दिल ही दिल में शर्मिंदा होती हुई बैग खोलकर कपड़े निकालने लगी। उसी वक्त अम्मा हाथों में थैला उठाए पिछले दरवाजे से नमूदार हुई। आप कहाँ चली गई थी, वो इस तरह की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई पूछने लगी। ये समोसे वगैरह, और मैंने तुम्हें मना किया था बावर्ची खाने में मत बैठो। क्या सोचते होंगे शहरोज़ के 2 दिन यहाँ रहने के लिए आई और हमने तुम्हें काम पर लगा दिया। अम्मा दबी दबी आवाज़ में बोली तो उसे हंसी आ गई। कुछ नहीं सोचते वो, बस आप जल्दी से उन्हें चाय वगैरह दें, वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तुम्हें लेने आए हैं? हाँ। अम्मा उसका जवाब सुनकर किचन में चली गई और वो जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगी। इस काम से फारिग हुई तो सोचा नहा ले, लेकिन पानी गर्म करने का मसला था, इसलिए बस मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए। बालों में ब्रश करते हुए छोटी आपा के पास आई। चादर के अंदर पता नहीं वो सो रही थी या नहीं, इसलिए हल्के से एक तो आवाज़ें दी, जवाब नदारद। फिर उसने उनका कंधा हिला डाला। क्या है? वो चादर में से मुँह निकाल कर नागवारी से बोली। मैं जा रही हूँ, उसने इतला दी। कहाँ?
शहरोज़ अहमद के घर, वो जल्दी में यही कह गई। क्या मतलब, क्या वो तुम्हारा घर नहीं है? छोटी आपा के टोकने पर एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गई है। मेरा मतलब है अपने घर जा रही हूँ, उसने हंसी में बात संभाली। इस वक्त क्यों जा रही हो? शाम में चली जाना। क्या करूँ, शहरोज़ इसी वक्त लेने आ गए हैं। अच्छा तो खुदा हाफिज़। छोटी आपा ने दोबारा मुंह पर चादर डालनी चाहिए कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या मतलब, आप शहरोज़ से नहीं मिलेंगी? इस वक्त नहीं। क्यों? मेरा मूड ठीक नहीं है। अगर फूले हुए चेहरे के साथ उनके सामने चली गई तो वो समझेंगे उनका आना नागवार गुजरा है। वो ऐसा कुछ नहीं समझेंगे, आप चलें बाहर। उसने उनका हाथ पकड़कर उठाना चाहा, लेकिन छोटी आपा ने उसका हाथ झटक दिया। रबिया, मुझे तंग मत करो, तुम जाओ, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। छोटी आपा चादर ओढ़कर करवट बदल गई। उसका दिल चाहा वो उनके पास बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश करे, लेकिन अम्मा आवाज़ दे रही थी, इसलिए वो कमरे से निकल आई। शहरोज़ अहमद के सामने रखी ट्रे में चाय के साथ दीगर लवाजमात सजे थे और अम्मा उन्हें दोपहर के खाने तक रुकने के लिए इसरार कर रही थी। इस वक्त मैं अम्मी के हुक्म पर ऑफिस के ज़रूरी काम छोड़ कर आया हूँ, फिर किसी दिन ख़ास तौर से खाने के लिए आ जाऊँगा। वो अम्मा को सहूलत से मना कर रहे थे। उस पर नज़र पड़ी तो कहने लगे, चलें। उसने इस बात में सर हिलाया तो खड़े हो गए, फिर अचानक उन्हें याद आया तो पूछने लगे, आपकी छोटी आपा नज़र नहीं आ रही? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अंदर लेटी हुई हैं। फौरी तौर पर उसे यही जवाब सूझा। चलिए उनकी मिजाज पुरसी कर लो, उन्होंने कहा तो वो अम्मा की तरफ देखने लगी और उनका इशारा पाकर उन्हें अंदर ले गई। छोटी आपा, शहरोज़ आए हैं। उसने छोटी आपा का कंधा हिलाकर कहा तो वो मुंह पर से चादर हटाकर शायद कुछ कहना चाहती थी कि ये इतला वो पहले भी दे चुकी है, लेकिन शहरोज़ पर नज़र पड़ी तो उन्होंने अपने होंठ भींच लिए। कैसी तबीयत है आपकी? वो पूछ रहे थे। उनके अंदाज़, उनके लहजे में जाने क्या बात थी कि मुकाबिल दामन बचाने की कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता था। छोटी आपा के भींचे हुए होंठ ढीले पड़ गए और वो जो अंदर ही अंदर डर रही थी कि छोटी आपा कोई सख्त जुमला ना कह दें, इस वक्त कदरे मुतमईन हो गई जब उसने छोटी आपा को नरम आवाज़ में कहते सुना, मैं ठीक हूँ, और आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बस कुछ काम है, फिर कभी फुर्सत से आ जाऊँगा। छोटी आपा उठने लगीं तो उन्होंने रोक दिया। प्लीज़ आप लेटी रहिए, हम चलते हैं। उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वह जल्दी से अपना बैग उठा लाई। अच्छा छोटी आपा, उसने मुस्कुराकर छोटी आपा को खुदा हाफिज़ कहा और उनके साथ चलती हुई कमरे से निकली तो अम्मा बरामदे में खड़ी थीं और उनसे गले मिली। उन्होंने दोनों को दुआएं दी। फिर शहरोज़ फिर कभी फुर्सत से आने का कहते हुए उसे लेकर बाहर आ गए। शहरोज़ अहमद वाकई ऑफिस में अपना ज़रूरी काम छोड़कर आए थे। अम्मी की बात को वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए काम छोड़कर उसे लेने चले आए और अब ख्याल था उसे घर छोड़कर दोबारा ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन अम्मी ने यहाँ भी रोक लिया। अम्मी, मैं शाम में जल्दी आ जाऊँगा। वो बड़ी उजलत में बोले कि जैसे ही अम्मी इजाज़त देंगी वो निकल जाएंगे, लेकिन अम्मी ने संजीदगी से उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर 2 टिकट उनके हाथों में थमा दिए। ये क्या है? वो कुछ ना समझते हुए कभी टिकट और कभी अम्मी की तरफ देखने लगे। तुम्हें तो मेरे कहने के बावजूद ख्याल नहीं आया, इसलिए मैंने खुद ही तुम्हारा प्रोग्राम सेट कर दिया है। ये 2 टिकट इसी सिलसिले में है। आज 4 बजे की फ़्लाइट से तुम और रबिया इस्लामाबाद जा रहे हो। किस सिलसिले में? उनके पूछने पर अम्मी को गुस्सा आ गया। किसी सिलसिले में नहीं, बस वहाँ की मिट्टी उठाकर वापस आ जाना। आई एम सॉरी अम्मी, मेरा मतलब है। मुझे कोई मतलब समझाने की कोशिश मत करो। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, जाओ रबिया, तुम तैयारी करो। उसने एक नज़र शहरोज़ अहमद की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद जब वो कमरे में दाखिल हुए तो खासे चिंचिलाए हुए थे। फौरी तौर पर उससे तो कुछ नहीं कहा, बस ख्वामखा चीज़ों की जगह बदलते रहे। वो कनखियों से उनकी तरफ देखने लगी। सभी पेशानी पर हल्की हल्की लकीरें नमूदार हो गई थीं। वो अंदर ही अंदर घबराने लगी, कहीं उससे ना कुछ कह दें, लेकिन उन्होंने तो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। तब इस सारे किस्से का कसूरवार अपने आप को समझते हुए बड़ी मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत पैदा करती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से, इससे आगे अल्फाज भी साथ छोड़ गए और आवाज़ भी। वो सोफ़े की बैग से पूछते और फिर सर टिकाते हुए उसकी तरफ देखने लगे। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। मैं अम्मी से कह आती हूँ कि उनके इस तरह देखने से उसने फिर बोलने की कोशिश की। अगर डांट खाने का शौक़ है तो ज़रूर उनके पास जाएं। कोई बात नहीं, वो जो कहेंगी मैं सुन लूँगी। वो जाने लगी तो उन्होंने पुकार लिया, रबिया। उसके बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन पलट कर नहीं देखा। अम्मी के पास जाने के बजाय आप एक सूटकेस पैक कर लें, उन्होंने कहा और उठकर स्टडी में चले गए। किस मुश्किल में फंसा गया है साकिब हसन मुझे। वह दिल ही दिल में बड़बड़ाती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े निकाल कर बेड पर उछालने लगी। उसी वक्त उसकी छोटी नंद निदा दरवाजे में से झाँक कर कहने लगी, भाभी मैं अंदर आ जाऊँ? आओ भाई, पूछने की क्या बात है? वो मुस्कुरा कर बोली, असल में भाईजान भी है ना, उसलिए पूछना पड़ा। वो फिर इधर उधर देखते हुए बोली, कहाँ हैं भाईजान? स्टडी में। कुछ खफा हैं? नहीं तो। वो कुछ सूट मुंतखब करके बाकी दोबारा अलमारी में रखने लगी।
یہ کیا بس یہی چند سوٹ لے جائیں گی؟ ندا نے بیڈ پر رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ بہت ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور سوٹ طے کر کے اٹیچی میں رکھنے لگی۔ ارے نہیں بھابھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ 2 ہی دن میں پہن ڈالیے گا۔ ندا خود ہی الماری کی جانب بڑھ گئی اور اس کے مزید سوٹ نکالنے لگی۔ رہنے دو ندا، ہم نے کون سا کہیں آنا جانا ہے، وہ بے خیالی میں کہہ گئی۔ کیا مطلب؟ ندا کے پوچھنے پر احساس ہوا کہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ فوراً سنبھلتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے اتنی سردی میں کم ہی کہیں جانا ہوگا۔ بھائی جان کو سردی بہت پسند ہے، خاص طور پر برف باری، اور مجھے یقین ہے وہ آپ کو ہوٹل کے کمرے میں بند نہیں رہنے دیں گے۔ جواب میں وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ شہروز کو آتے دیکھ کر خاموش ہو رہی۔ ندا، میرا بلیک اور براؤن سوٹ نکال کر سوٹ کیس میں رکھ دو، انہوں نے کہا اور فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگے، جبکہ وہ دزدیدہ نظروں سے ندا کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں اس نے اس بات کو محسوس تو نہیں کیا کہ انہوں نے اسے نظر انداز کر کے ندا کو مخاطب کیا ہے۔ ندا نے خاموشی سے ان کے دونوں سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے، جنہیں لے کر اس نے اپنے کپڑوں کے اوپر ہی رکھ دیا۔ بھابھی میرے لیے کیا لائیں گی؟ ندا اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ کیا لاؤں؟ اپنی مرضی اور پسند سے کوئی بھی چیز لے آئیے گا، مجھے یقین ہے آپ کی پسند بہت اچھی ہوگی۔ تمہارا یقین غلط نہیں ہے ندا، ان کی پسند واقعی بہت اچھی ہے، لیکن ظاہری خوبصورتی کی حد تک۔ اس نے پتہ نہیں کس حوالے سے یہ بات کہی تھی، وہ سمجھ نہ سکی، بس لمحہ بھر کو ان کی طرف دیکھا، پھر سوٹ کیس پیک کرنے لگی۔ ندا، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ ان کے پوچھنے پر ندا پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میرے خدا، میں آپ دونوں کو کھانے کے لیے ہی تو بلانے آئی تھی، یہاں آ کر بھول گئی۔ اصل میں بس وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ٹوکا، پھر اس سے کہنے لگے، چلیں ربیہ۔ اس نے ندا کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ کتنا شوق تھا اسے کہ جب وہ اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلے تو کھلی فضاؤں میں آزادی سے سانس لے سکے۔ مہکتی فضائیں، خوبصورت جگہیں، کبھی سبزے اور کبھی برف سے ڈھکے پہاڑ اور اونچے نیچے راستے جن پر چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں ہو جس نے اس کی آنکھوں میں محبتوں کے دیپ جلائے تھے، اور بارہا وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر خوابوں کی سرزمین پر بہت دور تک نکلی تھی۔ اور اب جب کہ خوابوں کو حقیقت ملی تھی کہ وہی خوبصورت جگہیں، وہی برف سے ڈھکے پہاڑ اور اونچے نیچے راستے، تو ساتھ چلتا شخص وہ نہیں تھا۔ گو کہ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کا شرعی اور قانونی حق رکھتا تھا، پھر بھی اجنبی بنا رہا، اور وہ خود بھی کچھ دور دور سی تھی۔ مری میں وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے اور آج یہاں تیسرا دن تھا۔ بس پہلے دن ہی وہ اسے لے کر یوں ہی ٹہلتے ہوئے کچھ دور تک گئے تھے، اس کے بعد یوں لا تعلق ہو گئے جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ کل بھی وہ اسے چھوڑ کر صبح ہی نکل گئے تھے اور پھر ان کی واپسی شام میں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں سارا دن کہاں رہے تھے، اس نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور آج بھی وہ صبح سے نکلے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی، 2 بج رہے تھے۔ انتہائی بوریت محسوس کرتے ہوئے وہ کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتی، کبھی بالکنی میں آ کھڑی ہوتی۔ باہر کا منظر گو کہ بہت خوبصورت تھا، لیکن ایک ہی منظر کو بار بار دیکھتے ہوئے وہ اکتا گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا باہر نکل کر بہت دور تک جائے، اتنی باحوصلہ نہیں تھی کہ اکیلی ہی نکل جاتی۔ اندر ہی اندر کڑتی ہوئی ایک بار پھر بالکنی میں آ گئی۔ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا دور تک پھیلے سبزے پر روئی کے گالوں کی طرح گرتی ہوئی برف بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اس کی ساری بوریت اور کوفت پل بھر میں دور ہو گئی اور وہ بہت اشتیاق سے سبزے کو سفید چادر میں چھپتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کسی نے یہاں سے وہاں تک سفید چادر تان دی ہو، اور کہیں کہیں کسی روزن سے جھانکتی سبز پتیاں پتہ نہیں دہائی دے رہی تھیں یا کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں۔ اس کا دل البتہ ضرور کھلکھلا کر ہنسنے کو چاہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز برف سے ڈھک گئی۔ ماحول کے اجلے پن میں انوکھا نکھار سمٹ آیا تھا۔ وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے قدرے آگے کو جھکی ہوئی ماحول میں اتری ڈھیر ساری خوبصورتی کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے شہروز کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اسے کمرے میں نہ پا کر بالکنی میں دیکھنے چلے آئے تھے۔ کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے کہ شاید وہ خود ہی متوجہ ہو، لیکن وہ تو بے خبر تھی۔ بالآخر انہوں نے خود ہی پکار لیا، ربیہ۔ وہ چونکی اور فوراً پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو کچھ دیر کو وہ بھول گئی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ سادگی سے کہنے لگی، پتہ ہے شہروز، ابھی میں نے اس پورے سبزے کو برف میں چھپتے ہوئے دیکھا ہے، بہت اچھا لگا۔ ابھی بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ان کی نظریں اس پر سے ہٹ کر دور تک بھٹکتی چلی گئیں، اور وہ کہہ رہی تھی، اگر میں وہاں کھڑی ہوتی تو کیا میں بھی برف میں چھپ جاتی؟ ارے، وہ ہلکے سے ہنسے اور نظریں پھر اس پر جما دی۔ اب وہ باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں اس برف کے فرش پر چلتے ہوئے کیسا لگتا ہوگا، چلتے ہوئے دشواری ہوتی ہے یا… بات کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو ایک دم احساس ہوا کہ وہ انجانے میں کچھ حد بندیاں توڑ گئی ہے۔ فوراً ہونٹ بھینچ کر ان کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ دل ہی دل میں نادم بھی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ جب اس کے ساتھ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو پھر اپنے ساتھ باہر لے جانے میں کیا قباحت ہے۔ آئیے باہر چلتے ہیں، وہ شاید اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔
نہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ یہاں ٹھیک نہیں ہے، میں ویسے بھی باہر جا رہا ہوں، ان مناظر کی کچھ تصاویر بناؤں گا، آپ بھی چلیں۔ ان کا لہجہ دوستانہ تھا، وہ ان سے پہلے کمرے میں آ گئی اور وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولے، گرم شال ضرور لے لیں، باہر بہت سردی ہے۔ وہ ایک بار پھر جانے سے انکار کرنا چاہتی تھی لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس لیے الجھنے کی بجائے اس نے خاموشی سے گرم شال نکال کر کندھوں پر ڈال لی۔ انہوں نے کیمرہ نکالا اور چیک کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ نظریں چرا گئی تو کہنے لگے، مجھے احساس ہے کہ میرا ساتھ آپ کے لیے، پلیز چلیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولی تو وہ کندھے اچکا کر کمرے سے نکل آئے۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی برف گر رہی تھی اور شدید سردی اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہونے لگا، لیکن برف پر چلنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ واپسی کے لیے صرف سوچ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ اسی مقام پر تھی جو اس کی بالکنی سے نظر آ رہا تھا۔ بہت خوبصورت، وہ ہلکے سے بڑبڑائی اور اس کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ یقیناً اس خوبصورت ماحول کی مرہون منت تھی۔ شہروز خوبصورت مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے لگے اور وہ انہیں اپنے کام میں مصروف دیکھ کر بہت خاموشی سے اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اونچائی پر کھڑے ہو کر اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، کہیں کہیں کچھ منچلے برف سے کھیلتے نظر آئے اور کچھ بے فکر جوڑے جو شاید خاص طور پر برف باری دیکھنے آئے تھے۔ اس نے ایک نظر شہروز کو دیکھا، پھر وہیں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں سے برف کو ایک جگہ جمع کرنے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی تھی، شہروز کیمرہ بند کر کے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے، پھر وہ انہیں اس چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھی نظر آ گئی۔ اس کے آگے برف کا ڈھیر تھا۔ انہوں نے یوں ہی دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھا تو وہ بہت قریب نظر آئی، اتنی قریب کہ اس کا ہر نقش واضح تھا۔ اس کی سرخی ملی گندمی رنگت میں بے پناہ کشش تھی۔ تراشیدہ ہونٹ جانے کس خیال سے متحرک تھے، کبھی سگڑتے اور کبھی نیم وا ہوتے تو اس کے برابر سے جمے دانت جھلک دکھانے لگتے تھے۔ آنکھیں ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں قندیلیں روشن تھیں اور ذرا اوپر سیدھی شفاف مانگ جو سیاہ بالوں کے بیچ چمکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید اڑتی ہوئی برف آن ٹھہری تھی جو کہیں کہیں بالوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ ان کے آس پاس رہتی تھی لیکن اس طرح انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، یا اگر دیکھا بھی تھا تو اس طرح نہیں، ورنہ وہ اول روز ہی دل میں ہلچل مچا دیتی جیسا کہ اب مچا رہی تھی۔ شہروز احمد، اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے انہوں نے دوربین آنکھوں سے ہٹا دی تو وہ بہت دور نظر آئی۔ یہ کیا حماقت تھی، اپنے آپ کو ٹوکا۔ لیکن یہ حادثہ ان کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ لڑکی ربیہ اکرام علی کی آنکھوں میں چھپی روشن قندیلوں تک کو کھوج آئے تھے۔ اس کے ہونٹوں کا متحرک ہونا، اس کی شفاف مانگ میں ٹھہرے ہوئے روئی کے گالے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان مناظر میں سمٹی یہ ڈھیر ساری خوبصورتیاں اس ایک وجود کی مرہون منت ہے۔ دل حقائق کو جھٹلانے پر کسی صورت تیار نہیں تھا۔ میرے خدا، پیشانی پر آئے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، وہ میرے پاس امانت ہے۔ امانت؟ دل ہنسا، مذاق اڑایا۔ وہ تمہاری ہے شہروز احمد، صرف تمہاری۔ کیا اتنے لوگوں کی موجودگی میں تم نے اسے اپنا نہیں کہا تھا اور اس نے اقرار نہیں کیا تھا؟ ہاں، یہ سب ہوا تھا دنیا دکھاوے کے لیے، ورنہ دل سے نہ میں راضی تھا اور نہ وہ۔ ہم جانتے تھے کہ یہ سب ناٹک ہے۔ اپنے بارے میں تم کہہ سکتے ہو، اس کے بارے میں نہیں۔ وہ ہر بات سے لا علم تھی اور اس نے تمہیں ہی مجازی خدا تسلیم کیا۔ دل سے اٹھتے شور سے گھبرا کر وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ وہ برف سے ایک گھروندہ بنائے بیٹھی تھی اور شاید تصور کی آنکھ سے وہ اس گھروندے میں کہیں اپنے آپ کو کھڑا بھی دیکھ رہی تھی، اور شاید کسی اور کا خیال بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہونے لگا تو وہ اس کے قریبی پنجوں کے بل بیٹھ گئے۔ وہ ایک دم چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ برف کا گھروندہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکے گا، انہوں نے پتہ نہیں یوں ہی یہ بات کہہ دی تھی یا اسے جتایا تھا، وہ خود بھی نہیں سمجھ سکے۔ میں جانتی ہوں۔ جانتی ہیں تو بنایا کیوں، اور پھر اس میں اپنے خوابوں کی تعبیر کیوں تلاش کر رہی ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اس میں اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہی تھی؟ وہ نظریں چراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ کی آنکھوں سے جن کی سطح پر آپ کا ہر خواب جھلکتا نظر آ رہا ہے۔ تم نے میری آنکھوں میں کیسے دیکھ لیا شہروز احمد؟ اس نے سوچا اور اٹھنے کو تھی کہ انہوں نے روک دیا۔ 1 منٹ، میں اس گھروندے کے ساتھ آپ کی تصویر بناؤں گا۔ وہ اٹھ کر قدرے فاصلے پر چلے گئے اور اس کی تصویر بنانے کے بعد کہنے لگے، چلیں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور جان بوجھ کر ان سے 2 قدم پیچھے چلنے لگی۔ ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک دم سے بہت زیادہ ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ گو کہ کمرہ قدرے گرم تھا لیکن شاید احساسات بیدار ہو گئے تھے، اس لیے ہاتھ، چہرہ، یہاں تک کہ پورا وجود بے حد سرد لگا۔ باہر تھی تو ہر طرف جمی برف نے شاید احساسات پر بھی ہلکی سی تہ جما دی تھی جو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہوا، اور اب دل چاہ رہا تھا فوراً کمبل میں چھپ جائے، لیکن شہروز نے آتے ہی انٹرکام پر چائے کا کہہ دیا تھا اور اس لیے اسے بیٹھنا پڑا۔
شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر وہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑنے لگی، اور جب ہتھیلیاں کچھ گرم ہونے لگتیں تو وہ اپنا چہرہ تھپتھپانے لگتی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے، پھر بھی بار بار نظریں بھٹک جاتیں۔ ہر بار دل مچلا اس کے یک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ وہ کوئی غیر نہیں، ان کی اپنی ہے، اپنی مرضی سے اپنے سارے حقوق انہیں سونپ چکی ہے۔ ویٹر چائے لے کر آیا تو وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر میز پر رکھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گئی اور کپ میں چائے ڈالنے لگی، پھر ان کے آگے چائے رکھ کر اپنا کپ لے کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ عجیب بات ہے، باہر تھی تو ٹھنڈک کا اتنا احساس نہیں تھا۔ وہ چائے کا سپ لے کر یوں ہی بات کرنے کی غرض سے بولی، آپ چائے پی کر فوراً کمبل میں چلی جائیں۔ انہوں نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی، پھر بھی وہ کہنے لگی، نہیں اب تو سردی کا احساس اتنا نہیں رہا۔ اچھا، وہ ہنس دیے، مجھے تو آپ کا وجود کانپتا ہوا لگ رہا ہے۔ نہیں تو۔ وہ ساری چائے ایک ہی بار پی کر اٹھ کھڑی ہوئی، خالی کپ ٹرے میں رکھا اور بالکنی کی طرف جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، کہاں جا رہی ہیں؟ میں یہاں سے کھڑے ہو کر اپنے بنائے ہوئے گھروندے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں اس وقت بالکنی میں جانے کی، چلیں کمبل اوڑھ کر بیٹھیں، قدرے روب سے کہا تو وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر ذرا سا کمبل اپنے اوپر کھینچا، لیکن جب محسوس ہوا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہے ہیں تو پوری کمبل میں جا چھپی۔ وہ خاصے محظوظ ہوئے اور سگریٹ سلگا کر اپنے لیے اور چائے بنانے لگے۔ وہ بالکل ہی بے خبر ہو گئی تھی، ایسی گہری نیند سوئی کہ رات میں نہیں اٹھی۔ انہوں نے کھانے کے لیے ایک دو بار اسے آواز دی لیکن وہ بے خبر تھی۔ کمبل اس کے چہرے سے سرک گیا تھا اور ایک بازو بھی باہر تھا، اور وہ اس کی بے خبری پر حیران تھے۔ حیرت کی بات تو تھی کہ ان کے جذبوں کو بیدار کر کے خود مزے سے سو رہی تھی۔ کاش وہ اس وقت دیکھتی کہ شہروز کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رت جگہ سے آشنا ہو رہی تھیں۔ اپنے آپ سے کیسے لڑا جاتا ہے وہ اب جان رہے تھے۔ انہونی خواہشات کیسے جنم لیتی ہیں آج معلوم ہو رہا تھا، اور دل کو سمجھانا کس قدر مشکل ہے یہ تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ رات لمحہ بہ لمحہ بھیگتی جا رہی تھی اور وہ لڑکی ربیہ اکرام علی گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شہروز احمد کا جی چاہ رہا تھا وہ بھی اس کی طرح گہری نیند سو کر ہر بات سے بے خبر ہو جائے، لیکن ہمیشہ تو وہی نہیں ہوتا جو دل چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن پلکیں ایک دوسرے سے ملنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئیں۔ کتنی دیر تک کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے، کسی وقت رک کر اسے دیکھنے لگتے، پھر اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے اس کے پاس سے ہٹ جاتے۔ دل کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا زندگی میں یہ کیسا مقام آ گیا ہے۔ میں اتنا بے اختیار پہلے کبھی نہیں ہوا، انہوں نے سوچا اور صوفے پر نیم دراز ہو کر کمبل سینے تک کھینچ لیا۔ اب اس کا چہرہ براہ راست ان کی نگاہوں کی زد میں تھا۔ بہت کوشش کی نظروں کا ارتکاز بدل لیں، کسی طرح کامیابی نہیں ہوئی تو سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں اس کی طرف چھوڑ دیا۔ بس لمحہ بھر کو ہی درمیان میں دھند کی چادر سی تنی تھی، اور جب دھند چھٹی تو وہ ڈسٹرب کر دینے والا چہرہ پھر سامنے تھا۔ یہ نہیں تھا کہ شہروز احمد کو کبھی لڑکیوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا، جیسی وجہ شخصیت کے وہ مالک تھے اور جو سٹیٹس ان کا تھا، اس لحاظ سے تو بے شمار لڑکیاں ان کی آرزو مند تھیں اور اکثر ہی کسی نہ کسی بہانے ان کے راستے میں آتی رہتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، یا پھر شاید کسی نے اتنا اٹریکٹ ہی نہیں کیا تھا جو وہ کسی کے لیے سوچتے۔ وہ آئیڈیالزم پر یقین نہیں رکھتے تھے، کبھی کوئی خاکہ نہیں تراشا کہ شاہراہ حیات پر قدم سے قدم چلنے والی کیسی ہوگی۔ بس خیال تھا جب وقت آئے گا امی خود ہی سوچیں گی اور جسے منتخب کریں گی سعادت مندی سے سر جھکا دیں گے، اور امی تو بہت پہلے سے ان کے لیے سوچنے لگی تھی۔ لیکن ابو جی کی وفات کے بعد ان کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ڈال دی تھیں، اس سے وہ نہ صرف خود اپنی ذات سے نظریں چرانے پر مجبور ہوئے بلکہ امی کو بھی منع کر دیا کہ وہ فی الحال ان کے بارے میں نہ سوچیں جب تک مہروز کسی قابل نہیں ہو جاتا، اور جب مہروز ان کے ساتھ آفس کی ذمہ داریاں شیئر کرنے کے قابل ہوا تو امی ایک بار پھر ان کے لیے سوچنے لگیں اور باقاعدہ لڑکی کی تلاش بھی شروع کر دی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی، بس چاہتے تھے پہلے ندا اپنے گھر کی ہو جائے، اور انہوں نے دبے لفظوں میں امی سے کہا بھی، لیکن انہوں نے ان کا یہ عذر کسی طرح نہیں مانا۔ انہی دنوں ثاقب حسن ان کے پاس آیا، بے حد پریشان اور زندگی سے مایوس۔ پہلی بار بھی وہ اسے اسی طرح مایوس حالت میں ملا تھا۔ اس وقت غالباً وہ فائنل ایئر میں تھا اور امتحانوں کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے بے حد مایوسی کے عالم میں ان کی سائٹ پر مزدوری کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس وقت اتفاق سے وہ بھی سائٹ پر موجود تھے۔ ثاقب حسن نے ان کے پاس آ کر کہا کہ وہ صرف ایک ہفتہ کے لیے کوئی کام چاہتا ہے، اور ان کے استفسار پر اس نے بتایا تھا کہ وہ پڑھ رہا ہے اور اس وقت کسی انتہائی ضرورت کے تحت یہ کام کرنے کے لیے چلا آیا ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس امتحانوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ شاید خودداری آڑے آئی تھی لیکن وہ کچھ سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے سوچا تھا کہ اگر وہ یہاں مزدوری پر لگ گیا تو پھر اس کی اسٹڈی کا حرج ہوگا، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ آفس لے گئے اور اس کی ضرورت بغیر مزدوری کے پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔
پھر انہوں نے بسد اصرار کچھ رقم قرض کے طور پر دی تھی، اور جب کچھ عرصے بعد ثاقب حسن ان کا قرض لوٹانے آیا تو اسی دن سے ان کی دوستی کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر اکثر ثاقب حسن ان کے پاس آنے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بے شمار مسائل میں گھرا ہوا اور حالات کا شکار ہونے کے باوجود خاصا خوددار ہے، کیونکہ اس نے اول روز کے بعد پھر کبھی اپنے کسی مسئلے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور ایک دو بار انہوں نے اسے جاب کی آفر بھی کی تو اس نے شکریہ کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ شاید وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو مجبور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسری بار جب وہ پریشان حال اور زندگی سے مایوس ان کے سامنے آیا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ بے حد کمزور اور شکستہ سا نظر آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ، انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا آپ میرا مسئلہ حل کریں گے؟ وہ کچھ یقین اور غیر یقینی میں گھر کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر میرے اختیار میں ہوا تو ضرور حل کروں گا۔ آپ کے اختیار میں ہے شہروز احمد، وہ فوراً بولا تھا۔ اچھا، اگر تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو کہ اسے حل کرنا میرے اختیار میں ہے تو ضرور حل کروں گا۔ وعدہ؟ ثاقب حسن نے اپنا ہاتھ میز کی سطح پر رکھ دیا تھا۔ ارے، وہ اپنے مخصوص انداز میں ذرا سا مسکرائے تھے۔ وعدہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ثاقب حسن؟ کیا تمہیں میرا اعتبار نہیں؟ اعتبار کی بات نہیں ہے، بس میں کچھ غیر یقین سا ہوں۔ چلو تو پھر میں تمہارے یقین کی خاطر وعدہ بھی کر لیتا ہوں۔ ثاقب حسن طویل سانس لے کر گویا مطمئن ہو گیا تھا، اور اپنی ہتھیلی پر رکھے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے انہیں اپنے اور ربیہ کے بارے میں بتایا، اور پھر ان سے ربیہ سے شادی کر لینے کے لیے کہا۔ وہ کسی قدر حیران ہوئے تھے اور انہیں ثاقب کی دماغی حالت پر شبہ بھی ہوا۔ صاف منع کر دیا، لیکن ثاقب نے ان کی بہت منت سماجت کی، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہے کہ وہ ربیہ کو اس کی امانت سمجھ کر اپنے گھر رکھیں گے، اور جب وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو کر لوٹے گا تو شہروز احمد اس کی امانت اسے لوٹا دیں گے۔ شہروز احمد پھر بھی تیار نہیں ہوئے، لیکن وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے پر تل گیا تھا، اور یہیں وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے حامی بھر لی۔ پھر ربیہ باقاعدہ نکاح کے بعد ان کے گھر آئی۔ گو کہ وہ اس ساری صورتحال سے لا علم تھی، لیکن انہوں نے شب زفاف کے اولین لمحوں میں ہی ثاقب حسن کا خط اس کے ہاتھ میں تھما کر ساری صورتحال اس پر واضح کر دی تھی، اور خود بری و ذمہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بے ضرر سی لڑکی اگر کچھ عرصہ ان کے گھر رہ لے گی تو اس سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس بے ضرر سی لڑکی کو وہ باقاعدہ بیاہ کر لائے ہیں، اور جس بندھن میں بدے ہیں اس کے تقاضے دنیا داری کے لیے ہی صحیح بہرحال نبھانے پڑیں گے۔ کل تک بلکہ کچھ وقت پہلے تک انہیں اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی کے حکم پر وہ اسے اس پرفضا مقام پر لے آئے تھے۔ خیال تھا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ یہاں رک کر واپسی کی راہ لیں گے، اور ایک ہفتہ بھی بہت زیادہ تھا اس کے لیے۔ ظاہر ہے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ وہ کیا تفریح کر سکتے تھے جس کا صرف وجود اس کے ہونے کا احساس دلاتا تھا، اور اب اچانک جیسے ہر شے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی موجودگی کا نہ صرف احساس دلا رہا تھا بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے خدا! انہوں نے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ کچھ حیران بھی تھے، پشیمان بھی کہ ان کی سوچیں کس رخ پر بہنے لگی ہیں۔ کتنے یقین سے ثاقب حسن نے کہا تھا کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا، لیکن اسے سوچنا چاہیے تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور سینے میں پتھر نہیں، عام انسانوں جیسا دل رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے سوچا، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے اگر کچھ وقت کے لیے میں نے اپنی ذات کو نظر انداز کر دیا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہمیشہ ہی اپنے آپ سے غافل رہتا۔ مجھے بہرحال اپنے لیے کچھ سوچنا تھا، اور ثاقب حسن ایک جیتا جاگتا وجود جس کا خمیر شاید قدرت نے دوسروں کو تسخیر کرنے والی مٹی سے اٹھایا ہے، میرے سپرد کر کے اتنے اطمینان سے کیسے چلا گیا۔ انہوں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ زندگی میں بعض لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب انسان بالکل ہی بے بس و بے اختیار ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں ہو رہا ہوں۔ بخدا اس گزرتی شب کا ہر پل گواہ ہے کہ میں نے اس چہرے سے نظریں ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی طرح بھی مجھے اپنی کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ ثاقب حسن مجھے کس امتحان میں ڈال گیا ہے۔ وہ کمبل پھینک کر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے آپ سے الجھتے ہوئے بالکنی میں نکل آئے۔ رات کا سفر اپنے اختتام پر تھا، گہرے بادلوں میں سے کہیں کہیں اجالے کی ہلکی سی کرن دن کے آنے کی نوید دے رہی تھی۔ اگر میں وہاں کھڑی ہوتی تو کیا میں بھی برف میں چھپ جاتی؟ اس کی سادہ سی سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دینے لگی، گویا یہاں بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ گھبرا کر دوبارہ اندر آئے۔ وہ ابھی تک اسی طرح سو رہی تھی۔ دل چاہا جھنجھوڑ کر اٹھا دیں اور پوچھیں، میری نیند چرا کر تم اتنے سکون سے کیسے سو رہی ہو؟ بے اختیار ایک قدم اس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ جیسے ہوش میں آ گئے۔ مجھے اس سے دور چلے جانا چاہیے، شاید اس کے سحر سے نکل سکوں، انہوں نے سوچا، اور کوٹ پہن کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر جاتے جاتے ایک کاغذ پر چند لائنیں گھسیٹ کر اس کے سرہانے رکھ گئے تھے۔ ان کے جانے کے کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ اٹھی تھی۔ انہیں کمرے میں نہ پا کر پہلے یہی سمجھی کہ باتھ روم میں ہوں گے یا پھر بالکنی میں، لیکن دونوں دروازے بند تھے۔
कंधे उचकाते हुए दुपट्टे की तलाश में इधर उधर हाथ मारा तो तकिए पर रखा कागज़ हाथ में आ गया। फ़ौरन देखने लगी। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापसी में देर हो जाएगी, शाम या हो सकता है रात भी हो जाए। इत्तला करने का शुक्रिया शहरोज़ अहमद, वो कदरे ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई। ये तकल्लुफ़ ना भी करते तो मुझे कौन सा इंतज़ार रहना था। अब जब ये मालूम हो गया कि शहरोज़ अहमद कहीं आसपास मौजूद नहीं हैं और फ़ौरन आएंगे भी नहीं, तो वो इत्मीनान से गुनगुनाती हुई उठी, मुँह हाथ धोकर इंटरकॉम पर नाश्ते के लिए कहा और बालकनी में निकल आई। इस वक्त बर्फ़बारी नहीं हो रही थी, अलबत्ता गहरे बादलों के काफ़िले एक दूसरे का ताक़ुब करते चले आ रहे थे। उसने गहरी सांस लेकर दोबारा खारिज की तो होंठों से भाप निकली, जैसे सिगरेट का धुआं। वो खांसी महसूस हुई और बार बार होंठों से भाप उड़ाने लगी। दरवाजे पर दस्तक देकर शायद वेटर अंदर आ गया था। मेज़ पर बर्तन रखने की आवाज़ आने लगी थी। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर उसके जाने के बाद अंदर आई, इत्मीनान से बैठकर नाश्ता किया। फिर अभी चाय के 2-3 सिप ही लिए थे कि इंटरकॉम पर मैनेजर ने बताया कराची से उसकी कॉल है। वो कप छोड़कर तकरीबन भागती हुई नीचे आई। दूसरी तरफ अम्मी थीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, उनकी आवाज़ सुनते ही उसने सलाम किया। भागने की वजह से सांस फूली हुई थी। तभी अम्मी कदरे परेशानी से पूछने लगीं, क्या हुआ बेटा, खैरियत से तो होना? जी ठीक हूँ, असल में बहुत जल्दी में सीढ़ियाँ उतरती हुई आई हूँ, इसलिए सांस फूल रही है। और ये शहरोज़ कहाँ है? वो अभी किसी काम के सिलसिले में निकले हैं। वहाँ भी उसे काम याद आ गए और तुम्हें अकेला छोड़ कर गया है? अम्मी के कहने पर वो लम्हा भर को गड़बड़ा गई, फिर फ़ौरन संभलते हुए बोली, जी मैं खुद नहीं गई, असल में सर्दी इतनी है कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। और निदा कैसी है? आखिर में बात बदल गई। ठीक है, अच्छा शहरोज़ आए तो उससे कहना मुझे फ़ोन करे। जी अच्छा। उसने खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया और मैनेजर का शुक्रिया अदा करती हुई ऊपर आ गई। अब करने को कुछ नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में कमरे की सफाई हो चुकी थी और वेटर नाश्ते का सामान भी ले गया था। कुछ देर तक यूं ही बेदिली से कमरे में इधर से उधर टहलती रही, फिर मैगज़ीन लेकर बेड पर आ बैठी। कंबल टांगों पर खींचकर मैगज़ीन की वर्क गर्दानी करते हुए अचानक जहन भटक गया। तुम तो बस इतना करना मेरी जान कि मेरे हवाले से अच्छे अच्छे ख्वाब सजाना और तुम्हारी आंखों में जो मैंने मोहब्बतों के दीप जलाए हैं उन्हें यूं ही जलता रखना। आसपास धीमी धीमी सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं तो उसने पलकें मूंद कर बेड की पट्टी से सर टिका लिया। और खो जाना तो उसकी आदत थी। फिर इस वक्त कोई और मौजूद भी नहीं था, ना कोई डिस्टर्ब कर देने वाली आवाज़, ना चौंका देने वाली आहट, कुछ भी ना था। बस कई दिनों के कुछ हसीन लम्हात जो दरे दिल पर दस्तक देते चले आ रहे थे। और दिल के दरीचे क्या वाह हुए कि यादों की बरसात उतरती चली आई, जिसमें उसका तन मन भीगने लगा। वो कॉलेज से बस स्टॉप तक का फासला उसकी हमराही में तय करना और कभी कभार उसका नरमी से हाथ छू लेना, क्या क्या ना याद आया। यादों के मेले में भटकते हुए वो हाल से बिल्कुल ही नाता तोड़ बैठी थी। जब ही तो शहरोज़ अहमद के आने का पता ही नहीं चला। वो उसे नज़रअंदाज करना चाहते थे, लेकिन उसका ये रूप नज़रअंदाज करने वाला हरगिज़ नहीं था। पलकों का लरसना, होठों का मुतहरिक होना और चेहरे पर फैले कोसे कज़ा के रंग। वो सीने पर हाथ बांधे बेहद खामोश नज़रों से उसे देखने लगे। उसके मुतहरिक होंठ अचानक खुले और फिर एक दूसरे पर जम गए। उन्होंने देखा वो बार बार ऐसा कर रही थी। बेख्याली में उन्होंने भी उसी के अंदाज में अपने होठों को हरकत दी और जैसे ही होंठ नीमवा होकर दोबारा एक दूसरे पर जमे वो चौंक गए। साकिब, दिल ही दिल में दोहराते हुए वो बेचैन हो गए। जिससे फरार की खातिर वो सुबह ही यहाँ से निकल गए थे। ख्याल था उससे दूर होंगे तो उसके शहर से भी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो तो हर जगह जैसे उनके साथ साथ रही थी। उसका ख्याल इतना ज़ोर आवर था कि कहीं भी चैन नहीं लेने दिया। बिलाखिर हार मानकर वो वापस लौट आए और जिसकी खातिर लौटे थे वो किसी और के तसव्वुर में गुम शिद्दत से उसे याद कर रही थी। उनके अंदर टूट फूट होने लगी और महज उसका तसव्वुर तोड़ने की गर्ज से खांसने लगे। उसने चौंक कर आंखें खोल दी और उन्हें देखकर सीधी बैठती हुई पूछने लगी, आप कब आए? अभी जब आपने देखा। वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठे और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। वो कुछ देर तक उनकी तरफ देखती रही, फिर इस ख्याल से कि शायद वो लेटना चाहें बेड से उतर आई। आप क्यों उठ गईं? उसने जवाब नहीं दिया। खामोशी से किनारे वाले सोफे पर जा बैठी। वे कहने लगी, अम्मी का फ़ोन आया था। खैरियत? क्या कह रही थी? कोई ख़ास बात नहीं, अलबत्ता ये कह रही थी कि आप उन्हें फ़ोन कर लीजिएगा। अच्छा। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, फ़ोन करने की बजाय कल हम लोग खुद चलते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे। यही मुनासिब है। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, चलिए माल रोड चलते हैं, आप कुछ शॉपिंग कर लें। मैं अपनी तरफ इशारा किए वो कुछ कन्फ्यूज़ सी हो गई। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लेना। क्यों? निदा के लिए गिफ्ट नहीं लेना? हाँ, उसने कहा तो था। वो सोच में पड़ गई। चलें जल्दी से ड्रेस चेंज कर लें, फिर आकर पैकिंग करेंगे। वो खामोशी से उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो वो चलने के लिए तैयार खड़े थे। कोट पहन लें, बाहर सर्दी ज़्यादा है। वो उसे हल्का सा स्वेटर पहने देख कर कहने लगे।
उसने स्वेटर फेंक कर कोट उठा लिया और उनके साथ बाहर निकल आई। ये पहला मौका था जो वो उनके साथ शॉपिंग के लिए आई थी। बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसका ख्याल था यही बहुत है कि वो उसे अपने घर में जगह दिए हुए हैं और उनकी तरफ से मज़ीद कोई चीज़ उसे नहीं लेनी चाहिए। इसलिए वो हर शोकेस पर सरसरी नज़र डालती हुई आगे बढ़ती रही। आखिर उन्हें पूछना पड़ा, क्या लेंगी निदा के लिए? मैं क्या कह सकती हूँ, वो दामन बचाने लगी। अरे, वो कदम रोक कर खड़े हो गए। उसने तो बड़े मान से कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी और पसंद से कोई चीज़ ले आइएगा। हाँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चीज़ पसंद करेगी। आप जो भी चीज़ लेंगी वो ज़रूर पसंद करेगी, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। अच्छा, वो हंस पड़ी, कि जानने के बावजूद कि मेरी पसंद सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती की हद तक है। हाँ, वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखने लगे थे। वो नर्वस हुई और रुख मोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हो गई। निदा और अम्मी के लिए उसने सूट और गर्म शाल पसंद की और जब पैक करने के लिए कहा तो वो पूछने लगे, अपनी सिस्टर्स के लिए नहीं लेंगी? नहीं, उसने मना किया। इसके बावजूद उन्होंने खुद सेल्समैन से 3 सूट और पैक करने के लिए कहा। वो खामोशी से देखती रही लेकिन बाहर आकर उलझ पड़ी। ये सब निदा के लिए हैं, मैं अपनी किसी सिस्टर को नहीं दूंगी। आप मत दीजिएगा, मैं दे दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है और अब वापस चलें। वापस भी चलेंगे, पहले आप अपने लिए तो शॉपिंग कर लें। मुझे कुछ नहीं लेना, उसने कतईयत से कहा। क्यों नहीं लेना? अम्मी और ख़ास तौर पर निदा पूछेगी कि आप अपने लिए क्या लाई हैं तो क्या दिखाएंगी? मैं कुछ भी कह दूंगी, बस आप वापस चलें। वो उलझ कर बोली। इस तरह नहीं, आइए उधर चलते हैं। शहरोज़ प्लीज़, आप समझते क्यों नहीं? वो रुहासी हो गई। क्या समझाना चाहती हैं आप मुझे? उसका उलझना और खफा होना अच्छा लग रहा था। मैं क्या समझाऊंगी, आप खुद। वो खामोश होकर निचला होंठ काटने लगी। चलिए, ये समझने समझाने की बातें बाद के लिए उठा रखते हैं, फ़िलहाल तो आप मेरे साथ आएँ। वो उसे लिए हुए एक दुकान के अंदर दाखिल हो गए, फिर मुख्तलिफ़ दुकानों से उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें खरीदी। इस दौरान वो एहतजाजन खामोश रही और किसी चीज़ में दिलचस्पी का इजहार भी नहीं किया, हालांकि हर बार उन्होंने उसकी पसंद पूछी। कोई भी चीज़ पैक करवाने से पहले उससे पूछा कैसी है। जवाब में वो उनकी तरफ से मुंह फेर गई। वो उसकी इस हरकत से महसूस हुए। वापसी में तमाम शॉपिंग बैग बेड पर रखे और ख़ुद भी वही नीमतराज होते हुए कहने लगे, मैंने सुना था लड़कियां शॉपिंग की बड़ी दिलदादा होती हैं, लेकिन आप तो सारा वक्त बहुत बेजार रहीं। क्या वाकई आपको शॉपिंग से कोई दिलचस्पी नहीं? जवाब में वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। अरे, वो फ़ौरन उठ खड़े हुए और उसके करीब आते हुए कदरे परेशानी से पूछने लगे, रबिया क्या हुआ? वो और शिद्दत से रोने लगी। रबिया, उन्होंने पुकारा और चाहा कि दोनों कलाइयाँ थाम कर चेहरे से हटा दें, लेकिन पता नहीं वो क्या समझे, यही सोचकर अपने आप को बाज रखा। प्लीज़ खामोश हो जाए, कदरे रौब से कहा तो वो हथेलियों से आंखें रगड़ने लगी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो उसकी भीगी पलकों पर नज़रें जमाते हुए बोले। शहरोज़ अहमद, आप जानते हैं कि मैं ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लत की गई हूँ। आपका यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर में जगह दी और इस नाम नेहाद बंधन के तकाजे निभाने की खातिर आपको अपने ज़रूरी काम छोड़ने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा आप मुझे ज़ेर पार ना करें। मैं आपका एहसान उतारने की अहल नहीं हूँ। बात के इख्तिताम पर उसने सर उठाया तो वो उसकी सुर्खी माइल आंखों में देखते रह गए और दिल में ये ख्वाहिश भी जागी कि इन बेहद हसीन आंखों की पहरेदार पलकों को नरमी से छू लें। रबिया, बमुश्किल तमाम अपने आप को बोलने पर आमादा कर पाए। सबसे पहले तो दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मैंने आप पर कोई एहसान किया है या कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंधन नाम निहाद सही, ये नाते झूठे सही, फिर भी एजाब कबूल ने मुझे कुछ जिम्मेदारियों और फ़राइज़ का पाबंद कर दिया है और मैं अपने फ़राइज़ से कभी गाफिल नहीं हुआ। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगे, अभी तो इब्तदा है और 2 बरसों में जाने कितने मौसम आएंगे जब मुझे आपके लिए ना सिर्फ सोचना बल्कि करना भी है। तो क्या हर बार आप ये समझेंगी कि मैं आप पर एहसान करके आपको ज़ेर-पार कर रहा हूँ? और क्या हर बार आप मुझे इस बंधन के नाम नेहाद होने का एहसास दिलाएंगी? प्लीज़ रबिया, मेरे अंदर ये एहसास ज़िंदा रहने दीजिए कि मैं खुद इस हकीकत से आगाह हूँ। आप बार बार किसी बात को मत दोहराएं और मुझे सिर्फ आपका नहीं अपना भी ख्याल है। मुझे अपनी पोजीशन भी साफ़ रखनी है। क्या आप नहीं जानती कि मुझे अपने हर अमल के लिए अपनी अम्मी के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा? वो मेरा आपकी ज़ात को नज़रअंदाज करना किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? वो फ़कत एक लफ्ज़ जी तक ना कह सकी। रबिया, काश वो आगे मेरी जान का इजाफ़ा भी कर सकते। इन छोटी छोटी बातों को इतनी संजीदगी से ना सोचें। ये सारी बातें मामूल का हिस्सा हैं, इन्हें इसी तरह फेस करें। आई एम सॉरी, वो नादिम नज़र आने लगी। किस बात के लिए? मैंने आपको परेशान किया। तुमने मुझे किस तरह परेशान किया ये तुम क्या जानो। उन्होंने सोचा, फिर पैकिंग में उसकी मदद करने लगे। जी, तो डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर और आसार यही बता रहे हैं कि जनाब रबिया और शहरोज़ का ही जोड़ बन जाएगा और पता नहीं साकिब का क्या होगा। वैसे मुझे ये अमल जो है साकिब का वाकई पसंद नहीं आया।
بہت غلط حرکت کی اس نے، اور شہروز اور ربیہ کے لیے واقعی بڑی آزمائش ہے، اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں ہی انوالو ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بندھن، یہ رشتہ، یہ تعلق ہی ایسا ہے۔ تو اور جب کہ شہروز کے دل میں کوئی اور پہلے سے موجود بھی نہیں، تو غالب امکان یہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے میں یہی چاہتی ہوں کہ ربیہ اور شہروز کا ہی رشتہ آگے بڑھے، اور یہ دونوں ہی جو ہے اچھے لگیں گے ایز اے کپل۔ مجھے ثاقب حسن کی حرکت اچھی نہیں لگی، بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور یہ بہت ہی بری بات تھی، مطلب بہت ہی آکورڈ سچویشن میں اس نے ان دونوں کو انوالو کر دیا ہے، اور واقعی 2 سال بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، آسان نہیں ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندازے درست نکلتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ثاقب حسن بھی شاید باہر کہیں کسی اور میں انوالو ہو جائے، اندازہ ہی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔